हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में आज हम हमारी जो एक पूरक पुस्तक है कृतिका, उसका पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। हमने अभी तक क्षितिज से चैप्टर पढ़े हैं। आज हमारी एक पुस्तक चलती है कृतिका। कृतिका नाम से एक सेकंड पुस्तक चलती है, पूरक पुस्तक। उसका पहला अध्याय है। उस पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और अध्याय के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है। और चैप्टर का नाम होगा इस जल प्रलय में। जल प्रलय कब आती है? जिसको हम बाढ़ बोलते हैं, लेखक उसको जल प्रलय बोल रहा है। चलिए फिर आरंभ करते हैं। सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इस जल प्रलय में ऋण जल, धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्म स्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। रिपोर्टाज, देखिए किसी भी क्षेत्र का हम वर्णन करते हैं तो वो रिपोर्टाज के रूप में हिंदी में लिखा जाता है। जैसे कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखा जाता है, नाटक एकांकी लिखी जाती है, ठीक इसी प्रकार रिपोर्टाज किसी भी क्षेत्र का जब हम एक रिपोर्टर के रूप में वर्णन करते हैं, उसकी तथ्यात्मक जानकारी देते हुए, तो उसे रिपोर्टाज हिंदी में कहा जाता है। तो ऐसा ही कुछ रिपोर्टाज लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि ऋण जल और धन जल के नाम से इन्होंने लिखा है। सूखा भी बताया है, भारत की भूमि में कहाँ कहाँ सूखा किस प्रकार से पड़ता है, और बाढ़ के कुछ दृश्य भी इसमें है। हमारा जो चैप्टर है उसमें बाढ़ का जो दृश्य है वो दिखाया गया है, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। ठीक है। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। पटना शहर बिहार की राजधानी, वहाँ जो बाढ़ आई थी 1975 में, उसका बहुत ही मर्म स्पर्शी रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी भी रहे हैं। स्वयं भी उन्होंने भोगा है उस बाढ़ को। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार मनुष्य उस समय क्या था, व्यवस्था। ठीक। और यातना को रेणु ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से बाढ़ की पटना का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में संकलित किया। ये वही जाबिर हुसैन है जिसका एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, सांवले सपनों की याद वाला। तो उन्होंने उन्हीं का एक वर्णन अपनी साक्ष्य पत्रिका में किया है। कुत्ते की आवाज़ शीर्षक जो से उन्होंने जो ऋण जल धन जल नामक ग्रंथ में लिखा है, पुस्तक में लिखा है, उसी शीर्षक को उन्होंने नदियों की आग नामक शीर्षक या विशेषांक में इस जल प्रलय शीर्षक से संकलित किया था। किसमें? साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक निकलता था और उसमें जल प्रलय नाम से, इस जल प्रलय नाम से वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है, उसी साक्ष्य पत्रिका के इस जल प्रलय में जो छापा था जाबिर हुसैन ने, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए फिर आरंभ करते हैं। देखिए पहला चैप्टर इस जल प्रलय में, रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु जो है वो ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत अच्छा लेखन करते हैं। चलिए फिर आरंभ करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मतलब आश्रय, आश्रय लेते हैं। क्या लेते हैं? आश्रय। मेरा गांव ऐसे ऐसे इलाके में फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की जो कोसी नदी है, पनार नदी है, महानंदा नदी है, गंगा नदी है, उन नदियों के बाढ़ से पीड़ित प्राणी आकर के मेरे गांव में आश्रय लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती भूमि कौन सी होती है? बंजर भूमि को परती भूमि कहते हैं, जिसको बोया नहीं जाता है, जिसमें अनाज नहीं बोया जाता है। वहां पर गाय, बैल, भैंस और बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर
लोग बाढ़ की विभीषिका, विभीषिका मतलब उस खतरनाक स्थिति की अंदाजा लगा लेते हैं। बाढ़ क्या करती है, कैसी स्थिति लाती है, ये सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से आप आसानी से देख सकते हैं कि जहाँ परती भूमि है, जहाँ खेती नहीं हो रही है, ऐसी भूमि पर गाय बैल भैंस के और बकरों के हजारों झुंड के मुंड, मुंड मतलब गर्दनें, किसी की कटी हुई किसी की लटकी हुई, आप उस भूमि पर देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि बाढ़ में ये जानवर मारे जाते हैं। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बाढ़ ने कितनी विभीषिका, कितना भयंकर प्रलय मचाया था, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। हम समतल भूमि वाले, जहां पानी इतना नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी क्या नहीं जानता, तैरना नहीं जानता। जहां समुद्र तालाब ज़्यादा होते हैं, झीलें होती हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा तैरना जानते हैं, नदियाँ ज़्यादा हो। किंतु मैं उस क्षेत्र का जन्म लेने वाला व्यक्ति न होने के कारण तैरना नहीं जानता हूँ। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, देखो 2 प्रकार के स्काउट होते हैं, गर्ल और बॉय, तो मैं पिछले 10 वर्ष की उम्र से ही और पिछले कुछ वर्षों तक बॉय स्काउट में था। बॉय स्काउट, स्काउट गाइड होते हैं ना, वैसे ही बॉय स्काउट गाइड होते हैं। तो बॉय स्काउट स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर, सहायता समूह में काम करने वाले व्यक्ति, उसकी हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात अलग है, ठीक। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर के धर्मयुग में, धर्मयुग लेखक की रचना है, बहुत अच्छी रचना है, उसमें कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानियों को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो लेखक ने अपनी अच्छी भूमिका बना ली है कि मैं पिछले 10 वर्ष की उम्र से ही स्काउट गाइड बना हूँ, स्वयंसेवक बना हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता बना हूँ, रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। और जहाँ तक बाढ़ के ऊपर लिखने की बात है, तो मैं हाई स्कूल के में जब पढ़ता था तो बाढ़ के ऊपर लेख लिख चुका हूँ, पहला पुरस्कार पा चुका हूँ बाढ़ के ऊपर। धर्मयुग में भी कथा दशक के अंतर्गत, धर्मयुग नामक जो रचना है उसमें भी मैंने कथा दशक नामक शीर्षक में बाढ़ की पुरानी कहानियों को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ धर्मयुग नामक पत्रिका में। जय गंगा जो 1947 में मैंने लिखा था धर्मयुग में। डायन कोसी, कोसी को क्या बताया, नदी है कोसी का नाम, तो कोसी को क्या बताया है, कोसी को बताया है डायन, जो 1948 डायन कोसी के नाम से उस धर्म युग पत्रिका में मैंने कथा दशक के शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। कहने का वो चाहता है धर्मयुग में मैंने कथा दशक के नाम से बाढ़ के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे हैं। पहला लेख था जय गंगा जो 1947 में लिखा, कोसी डायन जो 1948 में लिखा, हड्डियों का पुल जो 1948 में मैंने लिखा, आदि कुछ छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा। सेकंड पृष्ठ पे चलते हैं। इसके अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। इसके अलावा भी मैंने अपने अनेक उपन्यासों में बाढ़ के ऊपर अनेक विनाश लीलाएं छापी हैं, लिखी हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिर जाना, बह जाना, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं देखा। मैंने कहीं पर भी किसी भी स्थिति में खुद उसका भोगता नहीं बना कि बाढ़ जब आती है और व्यक्ति घिर जाता है तो कैसी स्थिति में हो जाता है, उसका मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया है। वो अनुभव कब किया मैंने, वो अनुभव किया पटना में रहते हुए एक बार। इससे पहले मैंने बाढ़ के ऊपर लिखा बहुत कुछ है, तो वह तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ। कब, जब 18 घंटे की अविराम यानी लगातार 18 घंटे वृष्टि यानी वर्षा, वृष्टि यानी वर्षा, बरसात के कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी है, नदी का नाम है, 18 घंटे तक जब वर्षा हुई तो पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर क्षेत्र में, कंकड़बाग क्षेत्र में तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था।
पुनपुन नदी का पानी, राजेंद्र नगर, ये नगर वही है, हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम से, पटना के थे वो भी। तो राजेंद्र नगर में कंकड़ बाग और अन्य निचले स्थानों में उस पुनपुन नदी का पानी घिर गया था, भर गया था, तो बाढ़ आ गई थी। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा कब? 1967 में। ठीक, शहरी आदमी की हैसियत से, अब गांव वालों को तो पता ही है बाढ़ आ जाती है तो ऐसा ऐसा करना होता है, मैं शहरी होने के नाते पहली बार उस बाढ़ में फंसा। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, ईंधन मतलब कोयला, गैस, सूखी लकड़ियाँ, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पानी, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। किसकी प्रतीक्षा करने लगे? बाढ़ के पानी की। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि बाढ़ आने से पूर्व लेखक क्या क्या तैयारी करता है? तो लेखक तैयारी करता है बाढ़ आने से पूर्व कि वो अपने घर में ईंधन, कोयला, लकड़ी वगैरह है, आलू है, मोमबत्ती है, दिया सलाई है, सिगरेट है, पीने का पानी है और कंपोज की गोलियां, क्योंकि बीमार हो सकते हैं व्यक्ति कोई भी, तो कुछ कंपोज की गोलियां रखनी पड़ती हैं, वो लेकर के हम घर में बैठ गए और इंतज़ार करने लगे हमारे क्षेत्र में कब पानी घुसेगा और कब बाढ़ आएगी। तो ये तैयारी करके लेखक बैठ गए। सुबह हमने सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित हो गया मतलब बाढ़ का पानी भर गया, तिर गया, उसमें मुख्यमंत्री निवास और राजभवन तैर गया। दोपहर में हमने सुना या सूचना मिली कि गोल घर जल से गिर गया है। गोल घर नामक स्थान है, वो भी पानी में डूब गया। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी। देखो, पश्चिमी बंगाल के निकट का इलाका है बिहार, पटना। तो सूचना मुझे बांग्ला के वाक्य में मिली थी। किसी ने कहा था, जानो गोलघर डूबे गे छे, बंगाली भाषा है। तो इस वाक्य में मैंने सुना कि गोलघर डूब गया है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के, विशेष तौर पर कॉफी हाउस में जाने का मतलब ये है, शहर का हाल मालूम करने के लिए लोग निकलते हैं शाम के समय। चाय पी के आएंगे, कॉफ़ी पी के आएंगे, शहर का हाल आसपास के लोग बता देंगे, वहीं पर ही पूरा माजरा बता देंगे अखबार की तरह। तो हम निकले कॉफ़ी हाउस जाने के लिए और शहर का हाल मालूम करने के लिए। निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अबले पानी आ गया है। अबले मतलब बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी हाउस में तो बहुत अधिक पानी भर गया है, अब आगे कहाँ जाओगे? अब ये स्थिति आ गई है। तो मैंने कहा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। रिक्शे वाले से कहा, हमें तो वही दिखा दो, पानी कैसे घुस गया है। चल दिए, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता भी थे, आचार्य कवि मित्र थे, मेरे कवि मित्र, जो नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता थे, आचार्य भी थे, जो मेरी अनवरत, अनवरत यानी लगातार, अनर्गल, फालतू, बेकार की, बेतुकी, अनगढ़, बेडोल, गद्यमय, स्वगतोक्ति, स्वगतोक्ति क्या होती है? अपने आप में खुद ही कुछ बोलने से कभी बोर नहीं होते। धन्य, मैं कुछ न कुछ अपने ही मन से कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ। और वे जो मेरे कवि मित्र हैं, आचार्य जी हैं, व्याख्याता जी हैं, कविता लिखने वाले, वो मेरी इस अनवरत यानी लगातार, अनर्गल यानी बेकार की, फालतू की, गद्य में कुछ न कुछ बोलते रहने से कभी भी क्या नहीं होते, बोर नहीं होते हैं। धन्य हैं साथी, अच्छे हैं जो बोर नहीं होते हैं। हम चल दिए, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम। टमटम किसे कहते हैं? टमटम एक प्रकार का रिक्शा ही होता है, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। ये लोग बाढ़ आने का पानी देखने के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं। कोई मोटर पर निकला है, कोई स्कूटर पर, कोई ट्रैक्टर पर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई ट्रक पर, कोई टमटम पर, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शे पर, और लोग पैदल ही कुछ जा रहे हैं पानी देखने के लिए। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, कुछ लौट भी रहे हैं। देखो, देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा,
पानी कहाँ तक आ गया है, बस एक ही जिज्ञासा थी। देखकर लोगते हुए लोगों की बातचीत, और जो देखकर आ रहे हैं उनकी बातचीत सुनिए कैसी थी। फ्रेजर रोड पर आ गया है, और जो देखने जा रहे थे उनके मन में जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया। आ गया क्या, पार कर गया है फ्रेजर रोड को भी। श्री कृष्णपुरी भी आ गया है, पाटलिपुत्र भी आ गया है कॉलोनी में, बोरिंग रोड भी आ गया है, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता ही नहीं है, वो तो डूब गया है पूरा। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। ये जो लौट कर आ रहे थे वो वार्तालाप कर रहे थे। विमेंस कॉलेज के पास डुबाओ पानी, आदमी को डुबा दे इतना पानी है विमेंस कॉलेज के पास। देखिए इस प्रकार आती है बात। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया, बस ऐसे ही विचार लोगों के सामने आ रहे। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। क्यों, पानी में डूब न जाए, बंद ही करेंगे और क्या करेंगे, घर निकल गए सभी। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन फण की तरह झाग फैलाता हुआ उलझा पानी तेज सरकता आ रहा था। जब मैंने देखा कॉफी हाउस के पास सड़क के किनारे पर मोटी डोरी की शक्ल में झाग फैलाता हुआ गेरुए रंग का, गहरे गेरुए रंग का पानी तेज गति से सरकता हुआ आ रहा था, मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। क्वेश्चन, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है, मौत का तरल दूत। मौत का तरल दूत कहा है बाढ़ के पानी को। बाढ़ के पानी को क्या कहा है, मृत्यु का तरल दूत कहा है। ठीक। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, रुक गए। मैं भय के साथ प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट, पूरी तरीके से जो निकल नहीं पाए हैं ढंग से शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। कांपते हुए मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले, मैं बहुत कायर डरपोक, और मेरे मानो हाथ से जुड़ गए थे उसके आगे। रिक्शा वाला बहादुर कहता है, बहादुर है वो, और कहता है चलिए न थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। करंट? किस बात का करंट? पानी का करंट। बहाव, तेज बहाव से आ रहा है पानी, आगे मत जाओ, डूब जाओगे। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय, अनुनय यानी प्रार्थना या विनय के शब्दों में कहा, विनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये था एक भाग हमारे चैप्टर का, जिसमें लेखक बाढ़ का पानी देखने के लिए कॉफी हाउस तक गया है और रिक्शा वाला आगे जाना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया है। क्या वो आगे जाएंगे या फिर रिक्शा मोड़ करके वापस किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे, आगे क्या होगा, इसके लिए हम नया वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम जानेंगे इस चैप्टर का पूरा हाल। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और जानें कि किस प्रकार से बाढ़ आती है और लेखक ने उस बाढ़ को किस प्रकार से भोगा है। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।